students, good morning. I hope you all are safe and fine at your home. Students, we will discuss about this chapter, Nationalism in India. This is history chapter of class 10th. बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में. हाउ गांधी जी केम टू इंडिया एंड विजिटेड इन इंडिया. और सत्याग्रह मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था थ्री पार्ट्स में, जो मेन सत्याग्रह मूवमेंट्स के पार्ट्स थे वो हमने पढ़े थे. सबसे पहले हमने पढ़ा था उसमें 1916 का जो चंपारण मूवमेंट था, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट. उसके बाद हमने पढ़ा था 1917 खेदा मूवमेंट जो कि गुजरात में था. और लास्ट हमने पढ़ा था अहमदाबाद मूवमेंट. तो आई होप आपको वो सारी चीजें क्लियर होंगी. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रॉलेट एक्ट. देखिए जब गांधी जी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो इंडियन पीपल के ऊपर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा आ गया था. लोग बहुत परेशान थे और उन्हें जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था. तो लोगों ने कहीं ना कहीं उनका जो ब्रिटिश थे उनका विरोध करना शुरू कर दिया. उनकी जो एक्टिविटीज थी, जो ब्रिटिश एक्टिविटीज जो कर रहे थे हिंदुस्तानियों के साथ, तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया. अब जो ब्रिटिश को जब ये लगा कि जो इंडियन पीपल हैं वो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट. एक्चुअल में इस एक्ट में क्या था, क्योंकि देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट. ये तीनों ही एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसलिए हम इसको एक वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसे रॉलेट एक्ट की मैंने बात की है, तो रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया गया था. और ये जो एक्ट था इसको ब्लैक एक्ट भी आप कह सकते हो, ब्लैक लॉ भी आप कह सकते हो हिंदुस्तानियों के लिए. इसमें क्या था कि ये जब एक्ट पास किया गया तो इसमें एक पर्टिकुलर इस तरह की चीजें लिखी गई कि अगर कोई भी इंडियन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करता है या ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगता है कि वो इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसको 2 साल के लिए बिना ट्रायल के. इसका मतलब क्या है, देखो मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि अगर कोई आपको गलत बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको भला बुरा कहे या आपको इरिटेट करे, इट्स ओके, लेकिन अगर आपको वो पीटने ही लग जाए तो शायद आपको वो चीज बर्दाश्त नहीं होगी. देखिए इसमें ऐसा ही हुआ था कि अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको मारना पीटना ठीक है, वो हमेशा से हिंदुस्तानी झेलते आ रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये एक्ट पास कर दिया, इसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा. और विदाउट ट्रायल का मतलब क्या होता है बेटा, विदाउट ट्रायल मीन्स बिना जज के सामने ले जाए. अभी क्या है, हमारे जो हिंदुस्तान में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जैसे रूल है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है, पता है कि वो क्रिमिनल है, सबने देखा है कि उसने क्राइम किया है, लेकिन उसको उसका रीजन बताना पड़ेगा और विद इन 48 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा. तो इस तरह के कानून है. लेकिन उसमें क्या किया गया कि विदाउट ट्रायल के उसको 2 साल तक, चाहे वो गिल्टी है या नहीं है, देखो जज के सामने नहीं ले जाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा गिल्टी है या नहीं, सिर्फ सस्पेंस, अगर उसको गवर्नमेंट को सस्पेंस है कि ये एक्टिविटी इसने की है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और 2 साल के लिए जेल में रख दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के. तो ये लोगों को इस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि ये तो गलत है, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अरेस्ट भी किया. तो इसको अनजस्ट लॉ कहा गया, अनजस्ट लॉ या ब्लैक लॉ आप कह सकते हो. और इसने क्या किया, गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे दी, इनॉर्मस पावर लोगों को अरेस्ट करने की. अब इसका विरोध तो करना ही था क्योंकि गांधी जी वैसे भी मूवमेंट कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स को ये भी डर था कि कहीं ना कहीं मूवमेंट होंगे, क्योंकि गांधी जी लगे हुए हैं. उधर चंपारण में कर दिया, इधर खेड़ा में कर दिया, इधर अहमदाबाद में कर दिया, और बहुत सारी एक्टिविटीज भी हो रही हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसकी जो बागडोर थी, एक आप ध्यान रखना, जो रॉलेट एक्ट पास किया गया था तो इसकी पूरी की पूरी बागडोर किसने संभाली थी, जनरल डायर ने. जनरल डायर ने, ऑफिसर है ये, ब्रिटिश ऑफिसर, तो इसने अपने हाथ में सारी कमांड ले ली थी. तो इसने क्या किया, स्पेशली अमृतसर में लोग, क्योंकि देखो ये एक गांधी जी अपोज कर रहे थे और इसका गांधी जी ने एक डेट फिक्स की थी 6 अप्रैल की, उसमें अपोज करेंगे. और बहुत सारी जैसे रैली, स्ट्राइक्स, नॉन वायलेंट रैली, गांधी जी की ये आइडियोलॉजी थी, उनकी फिलॉसफी थी कि जो भी मूवमेंट हम करेंगे वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस के बेसिस पे ही हम करेंगे,
हम उसमें वायलेंस का सहारा नहीं लेंगे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज इन्होंने की। इसके बाद जो जनरल डायर था उसने अपने हाथ में कमान ले रखी थी, तो उसने एक मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब क्या था कि अगर जैसे आर्टिकल 144 है कि इकट्ठे लोग नहीं हो सकते, तो मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग भी ये था कि लोग अगर इकट्ठे होंगे तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन लेगी। तो क्या किया गया, बहुत सारी एक्टिविटीज को जब भी एक्टिविटी हो रही थी तो उनको कंट्रोल किया गया, उनको दबाया गया। तो ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट पास किया। देखो इस एक्ट में हमने स्पेशली आपको क्या याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रॉलेट एक्ट। क्या भाई पीपल वर अगेंस्ट, या आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट का लोगों ने विरोध क्यों किया, क्यों लोगों के फेवर में ये नहीं था। ये एक ब्लैक एक्ट था, अनजस्ट एक्ट था, जिसने गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे दी थी कि लोगों को सस्पेंस के बेस पे ही उनको अरेस्ट कर ले और 2 साल के लिए उनको जेल में रख दे विदाउट एनी ट्रायल। तो ये गलत था, तो लोगों ने इसका विरोध किया तो मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब मार्शल लॉ लागू कर दिया, स्पेशली अमृतसर की ये बात है, तो एक बहुत बुरे तरीके से ब्रूटली उसको दबाया गया लोगों की एक्टिविटीज को, और उसका एक रिजल्ट सामने आया। जैसे जलियांवाला बाग जो मैसेयर था वो उसी का रिजल्ट था कि जो रॉलेट एक्ट पास किया गया उसके अकॉर्डिंग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। और जो जलियांवाला बाग मैसेयर हुआ उसमें लोग इकट्ठे हुए तो उसका भी बहुत ज्यादा ब्रूटली उनको दबाया गया, और कितना बहुत जो एक खून खराबा हुआ वो हम इसके बाद जस्ट जलियांवाला बाग मैसेयर के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया रॉलेट एक्ट। चलिए अब हम जलियांवाला बाग मैसेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जलियांवाला बाग मैसेयर। देखिए अभी हमने पढ़ा रॉलेट एक्ट के बारे में। अब रॉलेट एक्ट की जो एक्टिविटीज को ब्रूटली रिप्रेस किया जा रहा था तो उसका एक रिजल्ट था जलियांवाला बाग मैसेयर। अब ये क्या था, एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग मैसेयर, या जलियांवाला बाग मैसेयर एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी, एक बहुत ही मतलब इतिहास में आज तक हम देखते हैं कि इसका जब जिक्र होता है जलियांवाला बाग मैसेयर का तो बहुत ज्यादा खून खराबा सामने आता है। बहुत सी आपने इसके ऊपर वीडियोस देखे भी होंगे ऑफ कोर्स। आप इसको समझना, पहले आप ये समझना कि ये जलियांवाला बाग मैसेयर इसका नाम क्यों रखा गया। देखिए जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, कहाँ पे है, अमृतसर में है। अमृतसर में ये एक बाग है जो आज भी है ये अमृतसर पंजाब में आज भी है, और वहां पे इसके प्रमाण हमें मिल जाते हैं कि क्या इस इवेंट में उस टाइम क्या हुआ होगा, कितना खून खराबा हुआ होगा। इवन जो दीवारें हैं, जो वॉल हैं, उनके ऊपर भी गोलियों के निशान आज तक है। और मैसेयर होता है कि जब बहुत ही मास किलिंग हो जाती है, हत्याकांड जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, कि इतने ज्यादा लोग एक साथ जब मर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बर्बादी का मंजर हो जाता है, एक हत्याकांड हो जाता है, वो बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता है। और इसका भी इफेक्ट हुआ जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जलियांवाला बाग मैसेयर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका जो डेट और ईयर 13 अप्रैल 1919। अब आपको पता है कि 13 अप्रैल को एक फेस्टिवल भी हम सेलिब्रेट करते हैं, शायद आपको याद आ गया होगा। एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है बैसाखी। क्या नाम है, बैसाखी। अब बैसाखी जो सेलिब्रेशन होता है ये अब नहीं होने लगा है, पहले भी होता था। और स्पेशली पंजाबी जो पीपल हैं वो इसमें स्पेशली पार्टिसिपेट, सिखिज्म का ये बहुत अच्छा, बहुत ही माना हुआ फेस्टिवल है। तो लोग उस टाइम बैसाखी मनाते हैं जब उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि पंजाब एक क्रॉप कल्टीवेशन के लिए पॉपुलर है। तो हार्वेस्टिंग के बाद वो बैसाखी एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। और उस टाइम भी क्या हुआ था, क्योंकि कंडीशन इस तरह की हो रही थी कि लोग एक्टिविटी कर नहीं सकते थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर नहीं सकते, तो उस टाइम ना बहुत ज्यादा, आज तो हमारे पास मीडिया और सोर्सेज, हमारे पास सोशल मीडिया की इतनी ज्यादा सोर्सेज हैं कि हम अपनी एक इंफॉर्मेशन मिनटों में, हम एक पूरे देश में हम उसको स्प्रेड कर सकते हैं, इवन वर्ल्ड में स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम ज्यादा से ज्यादा यह था, या तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप दे दो, तो न्यूज़पेपर तो पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में था, या फिर आप यही कर सकते हो कि बहुत से लोगों को आप बिठा के उसको माइक से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अपने आप को एड्रेस कर सकते हो, उन लोगों को एड्रेस कर सकते हो। और तो बहुत कम सोर्सेज थे। और गांधी जी का जो मेन मोटो था, गांधी जी का जो मेन एक नोशन था
कि देश को आजाद कराना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मूवमेंट में शामिल करना है ब्रिटिश के खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया, 13 अप्रैल, उनको पता था कि 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार है और उस दिन जलियांवाला बाग में मेला लगता था। ठीक है, तो वहां पे लोग सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, तो बहुत सारी भीड़ वहां पे आएगी। और आपको शायद ये पता नहीं होगा, मैं बता देती हूँ कि उसमें जो सारे लोग गए थे वहां पे, तो सारे के सारे गांधी जी के कहने पे या उस मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए नहीं गए थे, गांधी जी को सुनने के लिए नहीं गए थे। ज्यादातर लोग वहां पे फेस्टिवल को, मेले को सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, मेला देखने के लिए गए थे। तो वहां पे क्या था, गांधी जी ने इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया सबको, गांधी जी ने सबको एड्रेस करना शुरू कर दिया। और जो ब्रिटिश के रोलेट एक्ट था, रोलेट सत्याग्रह के नाम से गांधी जी का जो ये एक एक्टिविटी थी कि लोगों को अवेयर करना है इस रोलेट एक्ट के बारे में, ये जो गवर्नमेंट कर रही है ये सही नहीं कर रही है, तो गांधी जी उनको बता रहे थे कि रोलेट एक्ट जो है वो ब्लैक एक्ट है, हमें इसका विरोध करना चाहिए और कैसे कैसे हम इसको इसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन नॉन वायलेंस तरीके से। ट्रूथ और नॉन वायलेंस गांधी जी के मेन वेपन्स थे मूवमेंट के। तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया होगा कि 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग मैसेज क्यों हुआ। ठीक है, इसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था कि रोलेट एक्ट जब पास हुआ था तो जनरल डायर को कमान दे दी थी, एक एरिया की एक अथॉरिटी दे दी थी कि आपके पास ये अथॉरिटी, अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होती है तो आप उसको कंट्रोल करोगे, और उन्होंने मार्शल लॉ वहां पे लागू कर दिया था। तो जनरल डायर को जब खबर लगी कि भाई ऐसे ऐसे जलियांवाला बाग मैसेज में ये एक्टिविटी हो रही है, तो हमारे लिए तो ये सही नहीं है। अब देखो इसके पीछे इंटेंशन क्या था, एग्जाम में आ जाता है कि जो जलियांवाला बाग मैसेज हुआ ये क्यों हुआ और ब्रिटिशर्स इसके थ्रू क्या चाहते थे। भाई अंधाधुंध उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो इसके पीछे एक उनका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका एक इंटेंशन था कि उनमें जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों को जो मारा जाएगा तो लोगों के बीच दहशत फैल जाएगी, डर फैल जाएगा, एक टेरर फैल जाएगा। गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिविटी करने का अंजाम क्या होता है, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ हम गए तो उसका अंजाम क्या होगा, ये टेरर लोगों में फैल जाएगा। तो जनरल डायर एंटर्ड विद अ ट्रूप, एक टुकड़ी के साथ, सेना की टुकड़ी के साथ एंटर्ड करते हैं। और आपको मैं बता दूं, जैसे ये एक जलियांवाला बाग है और इसका ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ एग्जिट गेट एक ही था। तो जनरल डायर यहां से एंटर करता है अपनी टुकड़ी के साथ और इस एग्जिट गेट को बंद कर देता है, यहाँ पे अपने सैनिक तैनात कर देता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक यहाँ पे देखो, इसकी भी बात बताऊंगी कि यहाँ पे जैसे एक वेल है, एक कुआं है, ठीक है। तो जब ये एंटर करते हैं तो ये क्या करते हैं कि सभी अपने जो पुलिस, जो इनके साथ जितने भी इनके जो ट्रूप के जो भी सिपाही थे इनके साथ, तो उनको ऑर्डर कर देते हैं कि आपको इस भीड़ पे अटैक करना है, इस भीड़ पे ओपन फायर के उन्होंने ऑर्डर दे दिए। तो ओपन फायर होने लगी, दौड़ 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 दौड़, बहुत सारे लोग मारे गए। उनमें बच्चे भी थे, वुमेन भी थी और मैन भी थे, बुजुर्ग भी थे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे मेला देखने आए थे, उसमें बच्चे भी शामिल थे, सब शामिल थे। और बहुत ज्यादा खून खराबा होने लगा। अब देखो ये कुएं की बात मैंने क्यों की, एक वेल यहाँ पे था, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए अब निकल तो सकते नहीं है, तो वो इस वेल में कूदने लग गए कि चलो इनकी गोलियों से बच जाएंगे, कम से कम कुएं में वो छलांग लगाने लग गए। उन्हें नहीं पता था कि हम कूद रहे हैं, हमारे ऊपर लोग कूदते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो लोग कुएं में, ऐसा कहा जाता है कि कुआं भर गया था, लोग कूद कूद के अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद रहे थे। और उन लोगों की डेथ गोलियों से ना होके एक दूसरे पे जो वो गिर गए थे, दब गए थे, दबने के कारण बहुत सारे लोग कुआं लाशों से भरा हुआ था। इतना खून खराबा हो गया था कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो स्टोरी अगर आप देखते हो या कहीं भी सुनते हो तो आज भी इतना बुरा हत्याकांड था वो कि लोग सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, हजारों लोगों का खून खराबा हुआ था। अब देखो ये एक्टिविटी हो गई, और ये एक्टिविटी क्यों हुई, लोगों में टेरर फैलाने के लिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें देखो न्यूज तो छपेगी, न्यूज तो आग की तरह फैल गई, इतने लोग मारे गए। तो जैसे जैसे न्यूज स्प्रेड हुई पूरे देश में, तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया कि गवर्नमेंट जो कर रही है, मतलब ऐसे कहीं भी लोगों को मारने के आदेश दे दिए। तो लोगों ने जगह जगह पे स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी, पुलिस के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया, और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिया। तो ये इसका जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट देखो, अगर सपोज करो हम जो इंडियन पीपल थे, हम किससे अटैक करेंगे, पत्थर से, डंडे से ज्यादा हमारे पास जो हमारे
हार्वेस्टिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा जो टूल्स यूज हो रहे हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट, हमारे पास बिल्कुल वेपन्स की कमी थी और गवर्नमेंट के पास, उनके पास राइफल थी, बंदूक थी और वो बहुत सारी लोगों को वो इसका एक तरह से ब्रूटली सप्रेस कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसने ब्रूटली रिप्रेस किया, गवर्नमेंट इस तरह से रेस्पॉन्ड किया, तो गांधी जी इससे परेशान हो गए। जो गांधी जी ने ये रोलेट सत्याग्रह जो चलाया था एक तरह से, तो गांधी जी ने इसको कॉलिंग ऑफ कर लिया, यानी कि इसको वापस ले लिया कि जो वायलेंस हो रही है, क्यों ले लिया वापस, क्योंकि गांधी जी ने, देखिए, वायलेंस के चलते, वायलेंस चाहते नहीं थे गांधी जी, चाहते थे कि नॉन वायलेंस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज हो और इसमें वायलेंस ना हो, लोगों की जाने ना जाए। तो गांधी जी ने इसलिए इसको रोलेट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है और गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जलियांवाला बाग मैसेज क्या था। एक तो इसका ईयर आपको याद रखना है और एक जनरल डायर उस टाइम जिसने अपने हाथ में अथॉरिटी ले रखी थी, क्या क्या एक्टिविटी वहां पे हुई और किस तरह से लोग मारे गए। तो आपको ये सब डिस्कस बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट भी इससे जुड़ा हुआ है। खिलाफत मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। चलिए खिलाफत, ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में। देखिए खिलाफत मूवमेंट जो रिलेटेड है वो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो खिलाफत मूवमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 टू 1918 के बीच। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टू पावर्स आपस में लड़ रही थी, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर। तो अलाइड पावर और सेंट्रल पावर में जब आपस में लड़ाई हो रही थी तो कुछ कंट्रीज थे जो सेंट्रल पावर के साथ थे, कुछ कंट्रीज थे जो अलाइड पावर के साथ थे। अलाइड पावर में यूके भी था, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस से अलाइड पावर में थे और हम भी ब्रिटिशर्स की तरफ से उनको सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, तो हम भी उनके साथ लड़ रहे थे। तो लेकिन जो एक आपने खलीफा का नाम सुना होगा, खलीफा जो कि मुस्लिम कम्युनिटी का, पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम कम्युनिटी का हेड माना जाता है। तो खलीफा कहाँ का लीडर था? जो आपने पिछले चैप्टर्स में, जो हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर है, उसमें आपने ऑटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा। तो ऑटोमन एम्पायर का जो हेड होता था, जो कि आज टर्की है, उसका जो हेड होता था वो मुस्लिम होता था और जिसको खलीफा कहा जाता था। और खलीफा बहुत ही पावरफुल होता था और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है उनका वो लीडर होता था। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका क्या रिलेशन है आपस में, क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर है वो सेंट्रल पावर को सपोर्ट कर रहा था, जर्मनी को, ऑस्ट्रिया को, हंगरी को, उनको सपोर्ट कर रहा था। और आपको सभी को पता है कि जो सेंट्रल पावर है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाती है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाती है तो उनके साथ जो अलाइड पावर है वो ट्रीटी साइन करती है और जो अलाइड पावर चाहती है वो सेंट्रल पावर को करना पड़ता है, उनको जो भी जो कंडीशंस उनके सामने रखी जाती है उनको फुलफिल करनी पड़ती है। तो ऑटोमन एम्पायर का जो खलीफा था, अंग्रेजों ने क्या किया, उसको हटा दिया, उसको गद्दी से हटा दिया और अपनी मर्जी से अपना पपेट, मतलब अपना खलीफा वहां पे बिठा दिया। तो इसका गुस्सा सारे जितनी भी कम्युनिटी थी वर्ल्ड में, तो उन सभी मुस्लिम्स को इससे परेशानी थी कि हमारा जो खलीफा है उसको हटा दिया गया। तो जो खिलाफत मूवमेंट था वो रिलेटेड है खलीफा से, और खलीफा रिलेटेड, यहाँ खलीफा का जो रिलेशन मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बताया, शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इंडिया में भी एक जो दो यहाँ पे लीडर्स के नाम मैंने लिखे हैं, टू ब्रदर्स, मैंने इसलिए लिखा है, ये दोनों भाई थे। और मुस्लिम ब्रदर्स से एग्जाम में कई बार वन वर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेम टू लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट, या टू ब्रदर्स हु पार्टिसिपेटेड इन खिलाफत मूवमेंट एंड लेड द मूवमेंट। तो उनमें आपको शौकत अली और मोहम्मद अली का नाम लिखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी बॉम्बे में ऑर्गेनाइज की गई थी मार्च 1919 में, और इसमें डिसीजन लिया गया था, इसमें जैसे कहा गया था कांग्रेस से भी कांग्रेस का भी सपोर्ट मांगा था और कांग्रेस से भी ये एक तरह से बात की गई थी, क्योंकि कांग्रेस इंडियन पार्टी थी और सारे लीडर्स इंडियन से। तो वहां पे क्या किया गया, इसके बारे में बात की, एक वर्ल्ड वाइड जो मुस्लिम की जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में बात की, खलीफा से रिलेटेड प्रॉब्लम थी उसको सोल्व करने की बात की। गांधी जी ने सपोर्ट किया और जो कांग्रेस थी उसको कन्विंस किया कि हम इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करें। किसके लिए? स्वराज के लिए, क्योंकि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन एक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, यहाँ हिंदू का दुश्मन भी ब्रिटिश है और मुस्लिम का दुश्मन भी ब्रिटिश है। तो उन्होंने कहा कि हम सब मिलके लड़ेंगे और इसको स्वराज को पाने के लिए, स्वराज मतलब अपना राज, हमारे देश में हमारी अपनी गवर्नमेंट होगी, इसके लिए हम लड़ेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ एक कांग्रेस सेशन मैंने लिखा है। कांग्रेस सेशन क्या होता था
कि कांग्रेस की मीटिंग हुआ करती थी हर साल, या कई बार 2 साल में भी होती थी, कई बार एक साल में 2 बार हो जाती थी। तो उसके पे वो डिपेंड करता था कि कोई अगर इंपॉर्टेंट मैटर पे बात करनी है तो कांग्रेस के सारे जितने भी मेंबर हैं तो वो बैठ के बात करेंगे, एक मीटिंग करेंगे। और जहां पे भी वो मीटिंग होती थी, देखिए कई बार अलग अलग जगह पे होती रहती थी, कभी कोलकाता में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी सूरत में, कभी ये लाहौर में। तो जहां भी वो मीटिंग, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था उस टाइम, तो पाकिस्तान में भी होती थी, कराची में भी होती थी। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां भी वो मीटिंग होती थी उसको उस सेशन का नाम दे दिया जाता था, जैसे इस सूरत सेशन, बॉम्बे सेशन। और यहाँ पे जो ये सेशन है ये दिसंबर 1920 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैप में भी फिल करना आता है। और 1920 में एक नहीं 2 सेशन हुए थे। एक हुआ था सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में, और एक हुआ था दिसंबर 1920 में। सितंबर 1920 में जो हुआ था वो हुआ था कोलकाता में, जो उस टाइम क्या था, कलकत्ता, क्या था, कलकत्ता। और दिसंबर 1920 में हुआ था नागपुर में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन था, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इन दोनों सेशन में हुआ क्या था, देखिए सितंबर में तो हमने डिसीजन लिया था कि हम क्या करेंगे, एक नॉन कोऑपरेशन हमें मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें गांधी जी ने स्टेप बाय स्टेप जो हमें क्या करना है, जैसे हमें फॉरेन गुड्स का, फॉरेन क्लॉथ्स का हमें बायकॉट करना है, हमें जिस तरह से हम कोऑपरेट कर रहे हैं ब्रिटिश को, क्योंकि हमारे कोऑपरेशन से ही वो आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए इसको नॉन कोऑपरेशन का नाम दिया गया। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक में भी ये सिविल डिसोबीडियंस के नाम से दिया हुआ है। ये सिविल डिसोबीडियंस था, ऑफकोर्स था, क्योंकि उसका भी मतलब क्या होता है कि अवज्ञा करना। नॉन कोऑपरेशन का मतलब ये होता है अवज्ञा करना, लेकिन पूरी तरह से जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था वो हमने किया था 1930 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो पूरी तरह से नकार देना किसी भी चीज के लिए जो भी उनके लिए ब्रिटिश के लिए फायदे की चीज है। और नॉन कोऑपरेशन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर उसका एक पार्ट है एक तरह से नॉन कोऑपरेशन, कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1920-21 में स्टार्ट 20 में इसका डिसीजन लिया गया था। यहाँ पे गांधी जी ने स्ट्रेटेजी बनाई कि हम क्या क्या करेंगे। उसके बाद हम हमारे जो बच्चे जैसे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं वो अपने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ देंगे। उससे भी पहले जितनी भी टाइटल जो हमें दिए हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि दी थी, टाइटल दिया था, तो बहुत सारे टाइटल लोगों को दिए थे। तो उन्होंने कहा कि अपने टाइटल्स को आप लौटा दो, उनको कह दो कि हमें नहीं है जरूरत तुम्हारे टाइटल की, ठीक है। तो इस तरह से हम उन्हें अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली हार जाएंगे और हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे। और 1920 का जो सेशन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो 3 महीने बाद ही एक नागपुर में फिर से सेशन बुलाया गया। इसमें डिसीजन लिया गया कि हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना है। दिसंबर 1920 में गांधी जी ने और पूरी जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी तो उसमें ये डिसीजन ले लिया था कि अब हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमने इसमें कंप्लीटली हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था दिसंबर सेशन में, और उसी टाइम से हमारा नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। 1920-21 आप लिख सकते हो अगर ईयर पूछा जाए तो एग्जाम में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, आपको समझ में आ गया होगा, खलीफा मूवमेंट। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था जलियांवाला बाग मैसेकर, उससे पहले मैंने डिस्कस किया था रॉलेट एक्ट। तो ये तीनों ही एक दूसरे से कोरिलेटेड है और तीनों में ही एक गवर्नमेंट का जो क्रूर रूप यानी कि ब्रूटल रिप्रेशन दिखाई दे रहा है और हमारा विरोध दिखाई दे रहा है। तो इसको हमने पढ़ा और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए मैं हर वीडियो में आपको एक स्ट्रेटेजी बताती हूँ, हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको एसएस को आसान बनाने के लिए क्या करना है। और इस वीडियो में मैंने जो पहले आपको 2 वीडियो में बताए थे, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो 2 वीडियो में मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई थी, आपको वो ट्रिक्स कितनी काम आ रही हैं और क्या आप उसको यूज कर रहे हैं और कौन सी है वो ट्रिक्स। तो आपको मुझे इसको टाइप करके मेरे व्हाट्सएप पे आपको भेज देना है ताकि मुझे पता चल जाए, और वही बच्चे भेजेंगे जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि टास्क उनको समझ में आ जाएगा और उन्हीं के लिए, सबके लिए टास्क है। तो आज आपको ये वीडियो देखना है और मेरे पास आपको सेंड करनी है वो ट्रिक्स, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे हेड। थैंक यू।